दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे जीडीपी की। जीडीपी 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 आखिरकार जीडीपी क्या है और इस जीडीपी के चक्कर में क्यों देश में हल्ला हो रहा है इस समय। और जीडीपी के चक्कर में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वरीय प्रकोप, जिसके कारण जीडीपी गई। तो पहले हम आज इस बात पर करेंगे बात कि आखिरकार जीडीपी है क्या और जीडीपी को मापने का जो तरीका है वो क्या है, और जीडीपी जो डाउन हुई है वो क्यों हुई है, और जो विद्वान हैं, जो बड़ी बड़ी मतलब बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट हैं, उनके जीडीपी के प्रति जो निर्देश हैं या सुझाव हैं वो क्या है। और क्या जीडीपी जो गिरी है, जो कि पहली बार ही गिरी है, पहले भी कभी गिरी थी, जैसे कि 2008 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, यानी स्लो डाउन। क्या ऐसा ही स्लो डाउन अब है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, बड़े विस्तार पूर्वक बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहली बात तो जो जीडीपी है, इसका जो नाम दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर वो है प्रोफेसर राजकृष्णा, जिन्होंने इसका नाम दिया था। इसका नाम था हिंदू रेट ग्रोथ, जिसको आज हम जीडीपी कहते हैं। एक तो ये हो गया किसका नाम प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया। एक्चुअल नाम इसका हिंदू रेट ग्रोथ है, अब हम कहते हैं इसको जीडीपी है। और अब जीडीपी हम होती क्या, आंकते कैसे हैं, इस संबंध में बात करेंगे। यानी कि जो देश में बन रहा है पूरे में, चाहे कृषि से हो, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे अप्राकृतिक हो, और बिक रहा है या खरीदा जा रहा है या लिया जा रहा है, उसके टोटल योग को हम जीडीपी कहते हैं। अब टोटल योग को हम जीडीपी कहते हैं। अब जितना आएगा बिकेगा, या आयात होगा निर्यात होगा, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही देश की तरक्की होगी, उतना ही देश को टैक्स मिलेगा। इसको जीडीपी कहते हैं। और भी एक आसान तरीके हम आपको बताते हैं। यानी एक दुकानदार अपनी दुकान में 1 लाख रुपए की लागत लगाता है। 1 लाख रुपए की लागत में 1 लाख की बिक्री करता है, जब उसको 15,000 रुपये का मुनाफा होता है, तो ये उसकी ग्रोथ रेट है डीजीपी। अब अगर मान के चलो 90,000 की सेल हो और 15,000 रुपये की मुनाफा हो, तो हम ये कहेंगे बेहतर परिणाम रहा। या फिर 1 लाख की सेल हो, 10,000 रुपये का मुनाफा हो, तो हम ये कहेंगे कि हमारे कार्य में कुछ कमी रही थी। अब अगर वो दुकान ही अगर बंद हो जाए तो डीजीपी धड़ाम से गिरेगी। यानी कि सब कुछ बंद। जब तरक्की नहीं है, ग्रोथ नहीं है, पैसा आ नहीं रहा है, तो जीडीपी बढ़ेगी कैसे? ये मुख्य चीज़ है। जो हमारे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के जो चीफ हैं महेश व्यास, और हमारे आरबीआई गवर्नर, इनकी दो बात कॉमन रही है। जीडीपी जो गिरने का मुख्य कारण है, ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर पैसे की कमी है, ना तो पैसे की कमी है ना खागान की कमी है, लेकिन खागान भी उन्हीं लोगों के पास में, पैसा भी उन्हीं लोगों के पास में। यानी कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, पैसा भी उन्हीं के पास में और खागान भी उन्हीं के पास में। इस महामारी को हम एक्ट ऑफ गॉड का नाम तो नहीं देंगे, लेकिन महामारी है। इस महामारी के दौरान जो आम आदमी की ग्रोथ रेट है, जो इनकम है, उसमें अंतर आया है, लेकिन कॉरपोरेट की इनकम में अंतर नहीं आया, वो बढ़ी है, दुगनी हुई है।
जब हमने कह दिया कि जब मार्केट बंद हो गया, स्लो डाउन हो गया, तो लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे। इतना ही पैसा खर्च करेंगे जितना आवश्यक होगा, और जितना हम इनकम अर्जित करेंगे उसमें से कुछ हम पैसा बचाएंगे। यानी कि जैसे सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स की बात करती है, तो हमारे जो घरों में पैसा रखा रहता है वो भी एक हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान है। यानी कि अब जैसे केंद्र से अगर 1000 करोड़ रुपए किसी चीज़ के लिए अगर नीचे आया, तो उसमें 5000 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपया तो काले धन के रूप में ही चला जाता है। सिर्फ 500 करोड़ रुपया ही लग पाता है, और वो 500 करोड़ रुपया नीचे से ऊपर फिर पहुंचता है, और हम हर चीज़ की सरकार से उम्मीद करते हैं, तो ये गलत है बिल्कुल। लेकिन आरबीआई गवर्नर ने बैंकों के एनपीए और बैंकों के फ्रॉड को इसका मुख्य कारण बताया, क्योंकि 1,85,000 करोड़ का तो फ्रॉड है और 10 लाख करोड़ का एनपीए। ये मुख्य चीज़ है। हमारी अर्थव्यवस्था आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है अगर ये पैसा आ जाता है तो, लेकिन ये पैसा नहीं आ पाएगा। बजट वर्ष 2020-21 के में पहले कॉरपोरेट को 30% टैक्स देना होता था, लेकिन अब कॉरपोरेट से गवर्नमेंट सिर्फ 25% टैक्स ही ले रही है। अब कॉरपोरेट टैक्स का गवर्नमेंट 6,81,000 करोड़ आने की उम्मीद थी, अब वो नहीं आ पाया है। पहले भी 5% टैक्स कमी कर दी, उसके बावजूद स्लो डाउन हो गया तो इकोनॉमी ध्वस्त, और फिर टैक्स पेयर का भी पैसा नहीं आ रहा है। भाई जब पब्लिक का पैसा ही नहीं निकल रहा, खर्च ही नहीं कर रहा, तो जीएसटी कहाँ से आएगी? जीएसटी भी नहीं आएगी। तो ये है मुख्य जीडीपी की जड़ें, जो हमारे महेश व्यास जी ने, आरबीआई गवर्नर जी ने कहा है। इसके बाद जीडीपी का मतलब सीधा सीधा असर कुछ नहीं पड़ता हमारे ऊपर। जीडीपी का मतलब होता है कि आने वाली परेशानियों की निशानी, यानी कि अब जीडीपी डाउन है तो हमारे सामने परेशानियाँ खड़ी होंगी। लेकिन बहुत से 27 अगस्त को फाइनेंस मिनिस्टर की जीएसटी काउंसलिंग थी, उसमें ये रखा था कि जीडीपी कितनी रहेगी, लेकिन आज 31 तारीख को वो भी क्लियर हो गया। जीडीपी धड़ाम से -23 आई है, यानी 23% गिरावट जीडीपी की। एक बहुत बड़ा अपने आप में वो है संदेश देश के लिए। क्या देश जाके सोर रहा है हमारा? क्या सब कुछ हम कॉरपोरेट को देते चले जाएं? मैंने एक मूवी देखी थी नरगिस की, मदर इंडिया, जिसमें एक नारी अपने अथक प्रयास से बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि बनाती है, और एक दिन वो डीएम के हाथों सम्मानित होती है। लेकिन आज ये मौका था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को एक अपना नाम करने का, अपना सम्मान करने का, आने वाली पीढ़ी द्वारा न भूल पाए जाने के योगदान था। मतलब इतना बड़ा मौका था फाइनेंस मिनिस्टर को, लेकिन वो नहीं कर पाई। गॉड ऑफ कैप्ट का हवाला दे करके तो हाथ ऊपर खड़े कर, ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें भी जो अभी 4 या 5 दिन पहले अरिजित पटेल जी जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था जीडीपी के लिए। उन्होंने कहा था कि जीडीपी जो गिरने का मुख्य कारण है हमारे भारत के अंदर, वो है एनपीए और फ्रॉड, और दूसरा रेजुलेशन, इंसॉल्वी रेजुलेशन, बैंक्रप्सी, पर्सनल गारंटी टू, मतलब आईबीसी जो कानून है, यानी दिवालिया कानून, ये बहुत लचीला कानून है। इसी कानून के तहत अभी जो अनिल अंबानी को एसबीआई के 1200 जो करोड़ थे, उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो उस लचीले कानून की वजह से लगा दिया। तो ये आईबीसी जो कानून है, इंसॉल्वी रेजुलेशन, बैंक्रप्सी,
इसमें एक शक्ति की आवश्यकता है। अरिजित पटेल जी ने जो 3 सुझाव दिए थे वो थे, एक तो एनपीए, अगर बैंकों का एनपीए अगर कॉर्पोरेट से वापस आ जाए और फ्रॉड का पैसा अगर वापस आ जाए तो हमारी जो जीडीपी है इसको बढ़ाने में बहुत हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जो कॉरपोरेट सरकार के लिए फंडिंग करते हैं उन कॉरपोरेटों को भी सरकार किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है। अगर उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा और हानि पहुंचाएगी सरकार तो वो राजनीतिक दलों को फंडिंग नहीं करेंगे, नंबर बात। दूसरी बात, हमने ये कहा था कि स्लो डाउन यानी आर्थिक मंदी पहली बार नहीं है। इससे पहले 2008 में अमेरिका में आई थी और बहुत बड़ी मंदी आई थी। अमेरिका के 20 बैंक बिल्कुल डूबने के कगार पर थे, लेकिन उस समय सरकार ने, बराक ओबामा ने बहुत बड़ा जो बैंकिंग सेक्टर था उसके लिए योगदान दिया। उस पर एक मूवी बनी थी, पैकिंग द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। आप उस मूवी को देखना, आपको सारा पता चल जाएगा। यानी कि जो अमेरिका में इमरजेंसी आई थी, उस इमरजेंसी के तहत यानी कि आर्थिक मंदी, उस आर्थिक मंदी में इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन एक्ट के तहत सरकार ने बैंक को 7 अरब डॉलर दिए थे, यानी कि 7 अरब डॉलर। लेकिन यहाँ भारत में बैंकों के शेयर ही बेचे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ बैंकों को बचाने के लिए 7 अरब डॉलर की रुपये दिए थे। उसके बाद भी बैंकों को फिर दोबारा 250 अरब डॉलर की मदद और दी, तब जा करके अमेरिका की आर्थिक मंदी टली और बैंक यथावत बचे रहे। सरकार ने इतनी मदद की थी, लेकिन हमारे देश में उल्टा है उससे। हमारी सरकार बैंकिंग सेक्टर को ही बेचने जा रही है। हाँ, उस आर्थिक मंदी में हमारा एक बैंक विलय हुआ था, वो है राजस्थान बैंक। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय राजस्थान बैंक का भी विलय हुआ था। दूसरा, जो जीडीपी के लिए जो सुझाव बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या देश या बिजनेसमैन या अर्थशास्त्री जो दे रहे हैं, एक उनमें से मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट या एमजीआई। ये एमजीआई संयुक्त राष्ट्र के अंदर वैश्विक अर्थव्यवस्था का आकलन करता है। इसने भी भारत सरकार के लिए 27 अगस्त से पूर्व ही कुछ सुझाव दिए थे। अगर इन सुझावों को अगर हमारी सरकार या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण जी मानती तो बहुत कुछ भारत के लिए फ़ायदा हो सकता था। उन्होंने उसमें सुझाव दिए थे कि आज ग्रामीण क्षेत्र के बजाय शहरीकरण को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि युवा जो है वह आज शहर की ओर बढ़ रहा है। और जितने भी कॉरपोरेट हैं, इस मंदी के दौरान जो नौकरियां छूटी हैं, अब वो कॉरपोरेट नए रोजगार के बजाय, नए रोजगारियों के बजाय उन अनुभवी रोजगारियों को रख रहे हैं। अगर सभी कॉरपोरेट अनुभवी रोजगारियों को रखेंगे तो बेरोजगार जो नए युवा हैं उनका क्या होगा, सोचिए। तो उन्होंने यह कहा था कि शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और कम से कम 2030 तक 90 मिलियन नौकरियां क्रिएट की जानी चाहिए, और सरकार कर सकती है। सरकार के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, और जिसमें भारत की सरकार तो पुरुष को नारी और नारी को पुरुष बना सकती है, तो ये असंभव क्या चीज़ है। लेकिन अगर चाहे तो उन्होंने दूसरा सुझाव दिया था
विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य और खुदरा क्षेत्र में और प्रॉपर्टी कारोबार में और बिजली वितरण में ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। ये वो सेक्टर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य, खुदरा, प्रॉपर्टी कारोबार और बिजली वितरण। यानी कि जो MGI की रिपोर्ट है जिसमें उसने भारत सरकार के लिए सुझाव दिया है, उसमें इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अर्निंग है और सबसे ज़्यादा पैसा टैक्स गवर्नमेंट को यहीं से मिल सकता है और जिससे राजकोषीय जो आवक है 2.4 ट्रिलियन के आसपास हो सकती है। अगर इनको गवर्नमेंट अगर इन पर ध्यान देती है तो राजकोष आवक 2.4 ट्रिलियन हो सकती है और इसमें से 3.5% कम करके जो उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित कर सकती है। हालांकि 20 लाख करोड़ का पैकेज पहले भी सरकार ने दिया था, लेकिन उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में खामियां थी। जो पहले से उद्योग धंधों पर बकाया चल रहा था उसको इंक्लूड कर दिया उसमें। नाम 20 लाख करोड़ का हो गया, हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब अगर सरकार विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य, खुदरा, प्रॉपर्टी कारोबार, बिजली वितरण, अगर इस पर बेझिझक ध्यान देकर इसको बढ़ावा दे तो इससे कम से कम राजकोष में 2.4 ट्रिलियन राशि आज की संभावना है और इसमें से 3.5% कम करके उद्योगों को पुनर्जीवन दिया जा सकता है। और इसमें भी उसने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि NPA और फ्रॉड का जो पैसा है बैंकों का, उनको लाने की पूरी भरकस कोशिश सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि इस स्लोडाउन के अंदर सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचा है या इनकम दोगुनी हुई है या फिर जो पैसा डबल हुआ है वो कॉरपोरेट का ही हुआ है। अब जब कॉरपोरेट के पास में पूर्ण रूप से पैसा है तो जो भारत की जनता का पैसा जो बैंकों के अंदर है, बैंक जो कारोबार करती है और उस कारोबार के बाद में जो बैंक को शुद्ध लाभ होता है जो भारत सरकार को अर्जित करती है वो या देती है और वो पैसा सरकार हमारे ऊपर खर्च करती है, तो उस पैसे के इस समय बहुत महती आवश्यकता है। सरकार को NPA और फ्रॉड का पैसा वापस लाना चाहिए। उसके बाद उसने एक चीज़ और दी इसमें, तीसरी, वो है कि जो 2.4 ट्रिलियन जो पैसा राजस्व में आना है, इसमें 60% केंद्र रखे 40% पैसा राज्य को दे। यानी कि जो भी अर्निंग होती है उसका 60% पैसा केंद्र अपने पास रखे और 40% पैसा राज्यों को दे, ताकि राज्य भी अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकते हैं। चौथा सुझाव जो उसने दिया था जोड़ दे करके कि सबसे ज़्यादा जो दिया था इनमें विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य, खुदरा, प्रॉपर्टी कारोबार, बिजली वितरण, इनसे भी ज़्यादा इन्हीं में से ही विनिर्माण और निर्माण, इनमें ही सबसे ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं। सबसे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा वो इसी क्षेत्र में जाकर के मिलेगा। तो दोस्तों ये सुझाव सब अर्थशास्त्रियों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने जो सरकार को दिए हैं, लेकिन जो MGI मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का जो सुझाव है ये बहुत अहम सुझाव है। इस क्षेत्र में विनिर्माण, रियल एस्टेट, कृषि, स्वास्थ्य, खुदरा, प्रॉपर्टी और बिजली वितरण, इनमें अच्छी अर्निंग है अगर सरकार चाहे और प्रॉपर्टी को खोल दे तो। और विनिर्माण और निर्माण में तो बहुत ज़्यादा रोजगार के अवसर हैं। इसमें 60% सरकार खुद रखे, 40% राज्यों को दे, तो बात आगे बढ़ सकती है। और अगर ये काम करे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री श्री सीतारमन जी, तो अपने आप में एक आयरन लेडी के रूप में कहलाएंगी और उनके पास एक सुनहरा मौका है, आगे वो खुद जाने, समझे।